नमस्कार। पिछले वीडियो में हम भारतीय समाज में मुद्दे और समस्याओं के अंतर्गत मादक द्रव्य व्यसन से संबंधित समस्या का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने मादक द्रव्य व्यसन क्या है, उसका अर्थ और परिभाषाएं और इनके प्रकार के बारे में हमने बात की थी। इस वीडियो में हम उसी को आगे बढ़ाते हुए मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों और उनके प्रभावों के बारे में और मादक द्रव्य व्यसन की समस्या को दूर करने के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के कारणों से संबंधित वैज्ञानिकों ने 4 महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, जो है शारीरिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और समाजशास्त्रीय सिद्धांत। इस शारीरिक सिद्धांत के प्रतिपादक मोरडॉन्स, स्लिकवर्थ, रैंडोल्फ और निम्विच थे। इन्होंने इसे 1910 और 19 के बीच के दशकों में प्रचलित किया। इस सिद्धांत की मान्यता है कि शारीरिक रोगों और दोषों के कारण तथा मादक द्रव्यों के रासायनिक गुणों का शरीर पर अनुकूल प्रभाव पड़ने के कारण ही इन मादक द्रव्यों का व्यक्ति सेवन करते हैं। इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री नहीं मानते हैं, क्योंकि शारीरिक सिद्धांत आनुभविक तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित नहीं है। दूसरा सिद्धांत है मादक द्रव्यों के दुरुपयोग से संबंधित, उसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जो 4 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रबलीकरण का सिद्धांत। इसे अब्राहम विल्कर ने विकसित किया था। इस सिद्धांत के आधार पर प्राणी आनंद पैदा करने वाली और पीड़ा को दूर करने वाली क्रियाओं को दोहराते रहते हैं, यानी मादक द्रव्यों की सुखद अनुभूतियाँ उनके उपयोग को बढ़ाती हैं। इन्हें प्रबलीकरण की क्रियाएं कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में दूसरा सिद्धांत है व्यक्तित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक और समर्थक चेन नाइट और रॉबर्ट फ्रीड बेल्स हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मादक द्रव्यों के सेवन का कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व संबंधी कुछ विशिष्ट और प्रभेदक लक्षण हैं। यह लक्षण मुख्य रूप से आश्रित व्यक्तित्व का होना है। इस प्रकार के व्यक्ति अपरिपक्व व्यक्तित्व के होते हैं। रॉबर्ट फ्रीड बेल्स ने इस सिद्धांत को विकसित किया था। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में तीसरा सिद्धांत है शक्ति सिद्धांत। डेविड मैकिएलैंड ने शक्ति के सिद्धांत का विकास किया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति उन संघर्षों को सुलझाने के लिए मादक द्रव्यों का सेवन करता है, जो समाज द्वारा स्वीकृत शक्ति प्राप्त न कर सकने के कारण उसमें उत्पन्न होते हैं। एक सामान्य रूप से मादक द्रव्यों को सेवन करने वाला व्यक्ति इसके सेवन से सामाजिक शक्ति की सुखद अनुभूति प्राप्त करता है, जबकि अत्यधिक मादक द्रव्यों का सेवन करने वाला व्यक्ति शक्ति की आवश्यकता के कारण आदत से मजबूर होकर उनका सेवन करता है। चौथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है क्षीण स्व का सिद्धांत। स्टैंटन पीले ने मादक द्रव्यों के सेवन के लिए उस स्थिति को उत्तरदायी माना है जिसमें व्यक्ति के कार्य निष्पादन करने तथा समाज के साथ निपटने के लिए शक्ति चेतना नहीं पाई जाती और व्यक्ति बाहरी सहारे के साथ उसका संबंध स्थापित करने की आवश्यकता का अनुभव करता है। ये सभी सिद्धांत अपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि ये सिद्धांत यह स्पष्ट नहीं कर पाते कि ये लक्षण मादक द्रव्यों के सेवन को ही क्यों उत्पन्न करते हैं, किसी अन्य व्यवहार को क्यों नहीं। ये सिद्धांत व्यक्तित्व के उन लक्षणों की पहचान में असफल रहते हैं जो केवल मादक द्रव्यों के सेवन करने वालों में ही पाए जाते हैं। जो व्यक्तित्व संबंधी लक्षण मादक द्रव्यों के सेवन करने वालों में पाए जाते हैं, वे वास्तव में कारण न होकर उसके परिणाम भी हो सकते हैं। इस सिद्धांत को हार्वर्ड बेकर और एरिक्सन ने स्पष्ट किया था। इसे नामांकन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि कोई व्यक्ति मादक द्रव्यों के सेवन करने का लेबल लग जाने के दबाव के कारण ही दुरुपयोगी बन जाता है, यानी सामाजिक नियमों में विचलन उन व्यक्तियों की क्रियाओं में नहीं होता जिन्हें विचल व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है।
परंतु यह विचलन देखने वालों की आंखों में होता है तथा उस विधि में होता है जिसके द्वारा किसी एक विशेष व्यक्ति की क्रियाओं का मूल्यांकन किया जाता है। इस सिद्धांत का दोष यह है कि व्यक्ति मादक द्रव्यों का सेवन करना प्रारंभ ही क्यों करते हैं, इस बात का स्पष्टीकरण ये सिद्धांत नहीं कर पाया। समाजशास्त्रीय सिद्धांत मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के कारण सामाजिक परिस्थितियों और सामाजिक व्यवस्थाओं में देखता है। इनके अनुसार सामाजिक कारक व्यक्ति को मादक द्रव्यों का व्यसनी बनाते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले विभिन्न संपर्क सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक सदरलैंड है, उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब मादक द्रव्य सेवन करने वालों के संपर्क में आता है, उनके साथ रहता है, उठता बैठता है, तो धीरे धीरे वह भी मादक द्रव्यों का सेवन करने लग जाता है। ऐसा छोटे और घनिष्ठ समूहों में विशेष रूप से होना संभव है। दूसरा है सामाजिक सीख का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक एकर्स और बर्जेस हैं। यह सिद्धांत दो सिद्धांतों, विभिन्न संपर्क सिद्धांत और प्रबलीकरण सिद्धांत का विस्तृत रूप है। प्रबलीकरण की प्रक्रिया मादक द्रव्यों की सुखद अनुभूतियाँ उसके उपयोग में वृद्धि करती है। यह एक प्रकार से प्रतिबद्ध सीखना है। सामाजिक सीख का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में कार्य करने वाले बलयुक्त कर्ता, जोर देने वालों के सामाजिक स्रोतों की भी भूमिका मानता है। जो मादक द्रव्यों के सेवन के पक्ष में होते हैं वे प्रबलीकरण करते हैं और नए व्यक्ति को सेवन के लिए जोर डालते हैं। व्यक्ति सेवन करने से सुख की अनुभूति करता है और धीरे धीरे व्यसनी बन जाता है। यही सामाजिक सीख का सिद्धांत है। इस सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं होता कि व्यक्ति ऐसे लोगों से संपर्क बढ़ाता ही क्यों है। सामाजिक सिद्धांत में तीसरा सिद्धांत है तनाव सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक मर्टन हैं। उनके अनुसार दबाव या तनाव का कारण लक्ष्यों और साधनों के बीच विसंगति है। जब व्यक्ति अपनी संस्कृति द्वारा मान्य लक्ष्यों को संस्था या समाज द्वारा मान्य साधनों से पूर्ण नहीं कर पाता है तो वह हताश हो जाता है और परेशान होकर मादक द्रव्यों का सेवन करना प्रारंभ कर देता है। आगे चलकर यह व्यसनी बन जाता है। मर्टन ऐसे हताश, असफल, नाकामयाब को पलायनवादी की संज्ञा देते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत में चौथा सिद्धांत है उपसंस्कृति का सिद्धांत। व्यक्ति समाज में व्यवहार करता है। इस व्यवहार का मूल्यांकन बाहरी समूह के द्वारा किया जाता है कि व्यवहार समाज के अनुरूप है या समाज विरोधी। समाज विरोधी या विचलित व्यवहार का निर्णय थोपा जाता है। एक समूह किसी व्यवहार को समाज के अनुरूप मानता है तो दूसरा समूह विचलित या समाज के विरोधी। जब व्यक्ति देखता है कि जो लोग मादक द्रव्यों का सेवन करना बुरा बताते हैं वे स्वयं उनका सेवन करते हैं तो वह ऐसे लोगों को पाखंडी मानता है। व्यक्ति ऐसे झूठे मूल्यों का विरोध करता है और मादक द्रव्यों का सेवन प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार से दो उपसंस्कृतियों के मूल्यों में संघर्ष के फलस्वरूप लोग मादक द्रव्यों के व्यसनी बन जाते हैं। यही उपसंस्कृति का सिद्धांत है। मादक द्रव्यों से संबंधित समस्याओं को रोकने के लिए सरकार और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी कई तरह के प्रयास किए गए हैं। उन्हें ही हम इन विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मादक द्रव्यों की तस्करी की रोकथाम के उपाय। भारत सरकार ने देश में मादक द्रव्यों की तस्करी की रोकथाम के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किए हैं। पश्चिम के कुछ देशों में मादक द्रव्यों के सेवन को काफ़ी पहले से एक घातक सामाजिक समस्या घोषित किया गया है, लेकिन भारत में इसे पिछले कुछ वर्षों से ही सामाजिक समस्या माना जाने लगा है और इसकी रोकथाम के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार ने 1985 में मादक द्रव्यों की तस्करी की रोकथाम और व्यसनियों से संबंधित कानून बनाया था। इसे द नारकोटिक्स, ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के नाम से जाना जाता है।
यह कानून 14 नवंबर 1985 को लागू किया गया। इस कानून के द्वारा मादक द्रव्यों की तस्करी को घोर अपराध घोषित कर दिया गया है और इस कानून के उल्लंघन करने वाले को 10 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक का कठोर कारावास तथा 1 से लेकर 2 लाख रुपयों तक का जुर्माना किया जा सकता है। दोबारा तस्करी के जुर्म में पकड़े जाने पर 15 से लेकर 30 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपयों से लेकर 3 लाख रुपयों तक का जुर्माना किया जा सकता है। इस कानून के अंतर्गत न्यायालयों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे निर्धारित जुर्माने से अधिक जुर्माना कारण स्पष्ट करके कर सकते हैं। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर नियंत्रण करने के लिए चिकित्सकों के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना भी आवश्यक है। लोगों को प्रचार और प्रसार माध्यमों द्वारा और शिक्षा के द्वारा मादक द्रव्यों की हानियों से परिचित कराना, मादक द्रव्यों के व्यापारियों, तस्करों, षड्यंत्रकारियों आदि को पकड़ना और दंड देना आदि शामिल है। इन उपायों को अपनाकर हम इन मादक द्रव्यों से संबंधित समस्या से बहुत हद तक निपट सकते हैं। मादक द्रव्यों के दुरुपयोग पर नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय यही है कि सरकार कठोरता से इन पदार्थों के व्यापारियों, तस्करों और षड्यंत्रकारियों को पकड़ने और उनकी रोकथाम के लिए कड़े से कड़े नियम बनाए और उन्हें कड़ाई से लागू करे। यदि कोई पुलिस कार्यकर्ता या सरकारी तंत्र के लोग मादक द्रव्य बेचने वालों के साथ मिल जाते हैं तो उन्हें भी कड़े से कड़ा दंड देने का प्रावधान और प्रतिरोधक कानून और दंड की व्यवस्था करें। साथ ही चिकित्सकों की भी भूमिका इस के प्रचार प्रसार में देखी जा सकती है। मादक द्रव्यों का उपयोग अनेक बीमारियों के उपचार में औषधि के रूप में चिकित्सक करते हैं और सलाह देते हैं। चिकित्सक को इन द्रव्यों के उपयोग तथा परामर्श में सतर्कता बरतनी चाहिए। उन्हें मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को ध्यान में रखकर विशेष परिस्थिति या बीमारी में ही इन औषधि के रूप में इनका उपयोग करना चाहिए। चिकित्सक इन मादक द्रव्यों से बनी औषधियों को सेवन करने का परामर्श जन साधारण को देते रहते हैं। एक बार औषधि पत्र मिल जाने के बाद रोगी जब भी पीड़ा से पीड़ित होता है तो वह मादक द्रव्यों से बनी उस औषधि का असीमित मात्रा में प्रयोग करता रहता है, जो आगे चलकर व्यसन बन जाता है। इसलिए मादक द्रव्यों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सकों को भी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा और विशेष परिस्थितियों में ही मादक द्रव्यों से बनी औषधियों को लेने की सलाह देनी होगी। इस संबंध में निश्चित नीति निर्धारित भी करनी होगी जिससे इन औषधियों के रूप में मादक द्रव्यों का दुरुपयोग नियंत्रित किया जा सके। शिक्षा और जागरूकता के द्वारा भी इस मादक द्रव्यों के दुष्परिणामों को रोका जा सकता है। जो लोग इस व्यसन में पड़ सकते हैं या जो पड़ गए हैं, इन दोनों वर्गों को मादक द्रव्यों के दुष्परिणाम शिक्षा के द्वारा बताए जाने चाहिए। मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले वास्तविक और संभावित जनसंख्या के प्रमुख क्षेत्र कच्ची बस्तियों के लोग, औद्योगिक श्रमिक, विभिन्न वाहनों के चालक या माता पिता से दूर छात्रावास में निवास करने वाले युवा छात्र, इन लोगों को मादक द्रव्यों के दुष्परिणामों से विभिन्न माध्यमों से अवगत करवाना चाहिए। मादक द्रव्य व्यसन की रोकथाम में माता पिता और परिवार भी एक प्रभावशाली भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि कितनी बार पारिवारिक कारण ही होते हैं जिनके कारण बच्चे या युवा इस तरह के व्यसन में पड़ते हैं। इसलिए आवश्यक है कि माता पिता तथा परिवार के सदस्यों को परस्पर स्नेह और सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाए रखना चाहिए। परिवार में झगड़े, मनमुटाव, पारस्परिक कलह, तनावपूर्ण वातावरण, डांट फटकार आदि के वातावरण में बच्चे तथा अन्य बड़े सदस्य मादक द्रव्यों के सेवन की ओर सरलता से अग्रसर होते हैं। इसलिए माता पिता तथा भाई बहन बच्चे के अधिक निकट होने के कारण वे उन्हें इस गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा भी मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए सामाजिक रक्षा राष्ट्रीय
संस्थान प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। देश के विभिन्न शहरों में परामर्श केंद्र स्थापित करता है, जिनका कार्य केंद्र के उपचार के स्रोतों के संबंध में जानकारी देना और एकत्रित करना, ज्ञान का प्रसार करना, पुनः स्थापन के कार्यों को करने वाले संगठनों के साथ समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना है। कुछ राज्य सरकारों ने भी विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों और छात्रावासियों के लिए योजनाएं बनाई है, जिनका कार्य विद्यार्थियों में शराब और मादक द्रव्यों के दुरुपयोग के विरुद्ध विशेष सतर्कता पैदा करना है। कई केंद्र व्यक्तिगत और सामूहिक चिकित्सा के लिए सभी प्रकार की सहायता प्रदान करते हैं। उनमें मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना भी सम्मिलित है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की रोकथाम के अनेक प्रयास सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनके प्रचार और प्रसार का विस्तार होना आवश्यक है। उसी स्थिति में हम मादक द्रव्य व्यसन की इस समस्या से छुटकारा पा सकेंगे।